हाथरस केस में बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हाथरस जा रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। उनके काफिले को यमुना एक्सप्रेसवे पर रोक दिया गया है। काफिला रोके जाने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। पैदल मार्च कर रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस दौरान प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला भी बोला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार को हाथरस कांड की जिम्मेदारी लेनी होगी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा प्रियंका गांधी ने। के जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे जी। और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस कर सकते हैं। पहुंच रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। हाथरस में राहुल प्रकाश लगातार मौजूद हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी के काफिले के साथ रमन कुमार लगातार बने हुए हैं, लेकिन उनको रोक दिया गया। रमन, आपके पास आ रही हूँ, क्या अपडेट है, कितनी देर में पहुंच जाएंगे हाथरस राहुल गांधी प्रियंका गांधी, और क्या पैदल ही जा रहे हैं अब? बिल्कुल पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को ये बात पता चली कि उनके साथ आ रहे जो कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने रोक दिया, उसके बाद उन्होंने भी अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही हाथरस की तरफ रुख करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये गलत संदेश जाएगा कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूं और बाकी कार्यकर्ता पैदल आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं भी पैदल ही जाऊंगा। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की तरफ से ये कहा गया न्यूज 24 से बातचीत के दौरान कि पुलिस या प्रशासन हमें रोकने का भरसक कोशिश करे, लेकिन हम पैदल मार्च करके ही पीड़िता के परिवार वालों से मिलेंगे। और योगी सरकार हमें रोकने की कोशिश क्यों कर रही है ये भी सबको पता है कि वो नहीं चाहती है कि सच्चाई जनता के सामने आए। लेकिन जो हाथरस में जो घटना हुई, उस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का दबाव बना है, खासतौर पर प्रधानमंत्री को योगी आदित्यनाथ से बात करनी पड़ी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परिवार के लोगों से करनी पड़ी। लेकिन जो वीडियो आपने देखा कि पीड़िता के पिता कह रहे हैं कि उन पर दबाव बनाकर वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का बनाया गया। ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि इस जो पूरी तरीके से जो लोग हैं उन लोगों को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को उनको रोकना है, वो कार्यकर्ता को रोकें, लेकिन जो आम आदमी है जो किसी जरूरत के हिसाब से कहीं जाना चाहता है, उनको भी पुलिस के द्वारा रोक दिया गया है। ये अपने आप में समझ से बाहर की बात है। क्या पुलिस प्रशासन से पूछने की कोशिश की कि आम इंसान को क्यों रोका जा रहा है, उनकी जिंदगी को क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? देखिए, पुलिस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि हमें ऊपर से आदेश है कि राहुल गांधी के काफिले, राहुल गांधी की गाड़ी को सिर्फ उसको अनुमति दी जाए। सुरक्षा कर्मियों को अभी जब ऊपर से ये उनको ये सूचित किया गया कि राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी को क्यों आपने रोका हुआ है, तब अभी मैंने देखा कि एक गाड़ी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सुरक्षा कर्मी जा रहे थे, क्योंकि ये अचानक जो है ये फैसला किया गया। इस फैसले के पीछे क्या वजह थी, क्यों पहले उनको सूचित नहीं किया गया? अगर ये शर्त पहले लगा दी गई होती, राहुल गांधी प्रियंका गांधी अगर जाना चाहते हैं हाथरस, उनके साथ सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां जाएंगी, कोई कार्यकर्ता नहीं जाएगा, तो वो उसी हिसाब से फैसला करते। लेकिन आपने देखा कि डीएनडी जहां पे उत्तर प्रदेश की सीमा होती है, जिस उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के वक्त नहीं रोका गया, उन काफिले के साथ वो चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ग्रेटर नोएडा पहुंचे अचानक उनके काफिले को रोक दिया गया। रमन, ये वैसा ही सब कुछ हो रहा है जो उन्नाव केस में हमने देखा था। प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई थी, योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, वहां पर भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। अब हाथरस केस में भी ये सब कुछ हो रहा है। मैं लौटूंगी रमन आपके पास, एक बार मुझे राहुल के पास जाना होगा। हाथरस में मौजूद है राहुल, आप बताएं वहां पर कैसी हलचल है, क्योंकि अब राहुल गांधी प्रियंका गांधी पैदल ही पहुंच रहे हैं हाथरस। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको यहां पर रोका गया है। यानी 2 जगह एंट्री और एग्जिट बनाए गए थे, एंट्री किसी की नहीं है। तो ऐसे में एक महिला कार्यकर्ता है जो यहां की, वो उनके साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यहां से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विरोध हर जगह दर्ज हो रहा है, लेकिन यहां पर पहुंचना और यहां से आगे जाने की कोशिश करना, ये तमाम पुलिस बल की कोशिश है कि इनको ना जाने दिया जाए, क्योंकि वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये महिला कार्यकर्ता
माता यहाँ पे पहुंची हैं और अपने दलबल के साथ आगे जाना चाहती हैं। ये परिवार पीड़ित परिवार तक पहुंचना चाहती हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में इनका पहले यहाँ पहुंचना और तमाम जो कोशिश यहाँ पे अब जो देखी जा रही है कि अंदर इन्होंने जाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ फिलहाल रोक लिया गया है। उनका कहना है कि अंदर नहीं जाना दिया जाएगा। धारा 144 लागू है और ऐसे में कोई कानून व्यवस्था खराब ना हो, तो ऐसे में उनको यहाँ तक रोका गया है। अभी फिलहाल तमाम कोशिश है कि वो अंदर जाएं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर है, विरोध हर जगह दर्ज हो रहा है। खुद राहुल गांधी प्रियंका गांधी यहाँ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में ये जितना भी हाथरस का इलाका है जहाँ धारा 144 है, डिप्लॉयमेंट किया गया है हैवी, और जिस तरीके की अभी तस्वीर है, फिलहाल यहाँ कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन राहुल, मेरा तो सीधा सवाल है जो न्यूज 24 पूछ रहा है कि क्या देश की बेटियों को ऐसे इंसाफ मिल जाएगा जब कोई एक बेटी दुनिया को छोड़कर चली जाती है, हैवान जो है हैवानियत कर देते हैं, उसके बाद तमाम नेता तमाम राजनीतिक पार्टियां जमीन पर उतर आते हैं, शोर शराबा करते हैं, 4 दिन बाद फिर खत्म हो जाता है, फिर कोई घटना आती है, फिर यह तस्वीर दिखाई देती है। आखिर कब तक ऐसे ही बेटियां मरती रहेंगी? सुरक्षा तो नहीं मिल रही है उनको। देखिए, जितना अब तक का यूपी में कानून व्यवस्था पर जब सवाल खड़े होते हैं, जो जिस तरीके के मामले हैं, उसमें यही ना कहीं ये बात जरूर आती है कि कब तक ऐसे प्रदर्शन चालू रहेंगे, कब एक ऐसा ठोस कानून बनेगा, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। इस तरीके की सोच जिस तरीके की है, कहाँ उसको रोका जा सके। ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि विरोध जो हो रहा है और दूसरी तरफ जो परिवार का दर्द है, उसे कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। अगर उसे समझे तो शायद ये चीजें ना हो। लेकिन अभी की फिलहाल तस्वीर यही है कि हमारी भी परिवार से लगातार टच में, जिनका कहना है SIT की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, बातचीत कर रही है, मामले से संबंधित जानकारी ले रही है, लेकिन एक बात जरूर बोल रही है, उन्हें डर लग रहा है। लेकिन डर किस बात का लग रहा है वो परिवार ही जानता है। और जिस तरीके से परिवार बिल्कुल राहुल, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रोक रही हूं, मैं लौटूंगी आपके पास। ये इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। लगातार हाथरस केस में इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा हम आपको बताने जा रहे हैं। हाथरस रेप कांड में पीड़ित परिवार का यह दावा है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, किसी से बात नहीं करने दी जा रही है। धमकाने का काम कोई और नहीं, यूपी पुलिस कर रही है। पीड़ित के पिता ने न्यूज 24 के कैमरे पर यह चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। SIT के अफसर उन्हें मीडिया को वापस भेजने की अपील करने को लगातार कह रहे हैं। SIT के अफसर लगातार दबाव बना रहे हैं कि मामला जल्द से जल्द रफा दफा हो जाए। अब पीड़ित परिवार की मांग है कि इसकी CBI जांच हो। सुनिए क्या कुछ कहा गया है पीड़ित पिता की तरफ से। आप बाहर आ जा सकते हैं, कैसी क्या परिस्थिति है? ना घर में नहीं कहा कहते, बाहर लेकर नहीं ना आए, पुलिस वाले आगे पीछे लगी हुई है। क्या बोल रहे हैं वो आपसे? अधिकारी जितने अधिकारी वो बोले कि सब ऐसा है कि हाथ जोड़ के सबको मीडिया को और उसको बताना है कि मतलब अपने आपने हमारा साथ दिया, आप अपने अपने घर जाओ। मीडिया वाले आ सकते हैं क्या घर में? ना मना कर दीजिए तो मीडिया वाले बिल्कुल मत जाओ। आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? हाँ, मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो जांच कमेटी इन्होंने बिठाई है, इससे खुश हैं क्या? जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कहा गया तो मेरी CBI जांच होनी चाहिए। जिस परिवार की आवाज बुलंद होनी चाहिए, इस वक्त उस परिवार की आवाज को दबाया जा रहा है। कैसे यकीन होगा सिस्टम पर, कैसे भरोसा होगा पुलिस पर? राहुल, आपके पास आ रही हूं और ये सीधा सवाल है, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है न्यूज 24 ने कि परिवार किस साए में जी रहा है। डर है चारों तरफ से। जिस परिवार की आवाज ऊंची होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खोया है, उस परिवार की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। देखिए, ये सवाल शुरू से उनका है। सुरक्षा की बात वो कर रहे हैं, डर की बात कर रहे हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। SIT की टीम जो है वो भैयों से बात कर रही है। पिता और एक जो छोटा बेटा है उस कमरे में बंद है। वो लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि बाहर क्या चल रहा है, क्या कुछ होगा। यानी एक मन में जो डर है, क्योंकि उससे पहले वो बात कर चुके थे, जिन्होंने बताया कि उनको दूर रखा गया है तमाम लोगों से। एक बात की गई है कोरोना का डर, क्योंकि परिवार में 3 लोगों को बताया गया है। धारा 144 की बात बताई गई है। SIT एक वैसे स्वभाव में बात करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि मीडिया साथ में रहे बिना दबाव के। यानी तमाम अब सवाल जवाब हो रहे हैं परिवार में भाइयों से। और पिता और एक छोटा भाई बंद कमरे में है, उन्हें बाहर नहीं जाने दिया रहा, अंदर बंद किया हुआ है। उनका कहना है कि हमें बंद किया हुआ है और अब एक एक करके वो बात कर रहे हैं। यानी वो डिटेल्ड रिपोर्ट जो बनानी है उन्होंने, जिसमें SIT का जिम्मा है, जिसमें बताया जाएगा कि हाँ ये प्रकरण और ये घटनाक्रम 14 तारीख से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, क्योंकि उसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगी, आरोपियों के परिवार से भी पूछताछ होगी, तमाम चीजें होंगी। तो ऐसे में उनका कहना है कि अभी हमें अकेले
में बात करनी है, लेकिन परिवार का ये कहना है कि जब सब चीज़ें ऐसी हैं, सामने हैं, जब सीएम खुद कह चुके हैं तमाम चीज़ें और जिस तरीके की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें एक एक करके और बंद कमरों में क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, क्यों हमको दूर रखा जा रहा है, लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। यही चीज़ थी जिस तरीके से एक वीडियो सामने आया जिसमें पिता ये कह रहा है कि ये कह रहे हैं कि हमें मीडिया को हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि मीडिया को उसको दूर जाए, हम आपसे बहुत खुश हैं, आपने जो किया अच्छा किया, यानी तमाम वो चीज़ें हैं जो बताई गई हैं और वही बोली गई हैं। और यही वजह है कि अब जो विरोध है वो बढ़ता चला गया है, क्योंकि खुद परिवार इस बात से डर सता रहा है उनको कि कल को अगर ऐसा रहा कि यहाँ मीडिया नहीं रहती, लोग हमारे समाज के नहीं रहते, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाए। उस डर के माहौल से वो निकल नहीं पा रहे हैं। लगातार वो संपर्क में है, लगातार एसआईटी उनसे बात कर रही है, लेकिन फिलहाल जो माहौल बनाया गया है हाथरस के इलाकों में, क्योंकि लगातार डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ऐसे में सील की गई है तमाम सीमाएं। धारा 144 की बार बार बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी जिस तरीके की तस्वीरें हैं उसमें यही है कि विरोध लगातार दर्ज हो रहा है, कोशिशें लगातार हमारी भी अंदर। राहुल, ये सवाल तो बनता है सरकार से, पुलिस से, उस टीम से, एक पीड़ित पिता का ये दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा, एक परिवार ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों दबाव बनाया जा रहा है, ये सवाल तो बनता है फिर। राहुल, देखिए सवाल है, उसका जवाब नहीं है, क्योंकि जिस दिन हम आए थे उस दिन जब हमने रात को सबसे पहला सवाल उनसे किया था कि रात जी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि रात को जब हम पहुंचे थे, जिस दिन लड़की को सफदरजंग अस्पताल से लाया गया, जब उसका अंतिम संस्कार था, पहला सवाल हमारा ये था, रात को अंतिम संस्कार क्यों, बिना परिवार के अंतिम संस्कार कैसे, रात को ही वक्त क्यों चुना, सुबह का वक्त क्यों नहीं चुना, परिवार को क्यों आने नहीं दिया गया, बंद ताले में क्यों रखा गया, किसी पे जवाब नहीं था। तमाम अधिकारियों का यही कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात होती तो शायद पहले ये चीजें ना होती, तमाम चीजें दुरुस्त होती, अपराधी जेल में होते, तमाम जो लंबा वक्त था वो ना मिलता ऐसा अपराधियों को। लेकिन जिस तरीके से अब प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन सिर्फ पल्ला झाड़ रहा है। प्रशासन ने सिर्फ ये कह दिया है कि जो परिवार को दबाव बनाया गया है, जिस तरीके से परिवार का कहना है कि आप मीडिया से ऐसा कहें, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जा सकते हैं, जिनको जबरन लेके गया है, जिनका कहना है, और जो बात उनसे कही गई है और जो बात उनका कहना है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये निष्पक्ष जांच की बात, परिवार जांच की बात जो परिवार कर रहा है, उनको शायद इसमें अभी डर है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से अब तक चलता आ रहा है उसको चलने दीजिए, लेकिन कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे निष्पक्ष जांच होगी जब परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। मुझे रमन कुमार के पास जाना होगा। रमन, ये जो सड़क पर हो रहा है अभी, ये एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जो न्यूज़ 24 मुहिम चला रहा है, सवाल उठा रहा है कि क्या ऐसे इंसाफ मिल जाएगा बेटियों को ये सब करने से? देखिए, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन उन घटनाओं से कोई सबक सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा नहीं लिए जाने के चलते ही ऐसी घटना फिर से अंजाम दी जाती है। और जो कोशिश होती है कि सख्त कार्रवाई करने की, वो दिखावा होता है, दिखावा साबित होता है। क्योंकि जब मीडिया में लगातार बात चलती है, जब प्रधानमंत्री को बात करनी पड़ती है, तब सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि हम पीड़ित परिवार वालों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्री खुद बात करेंगे। क्यों मुख्यमंत्री को पहले बात नहीं करनी चाहिए था? क्या उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती है कि जो पीड़ित की डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को वो अपने घर में ले जाना चाहते थे? इस बात में क्या दिक्कत थी उनको? क्यों उनको इजाजत नहीं दी गई? क्या उन्हें इस बात का अंदेशा था कि बहुत सारे राजनेता भी आ सकते हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मी भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रचार हो सकता है? क्या प्रचार नहीं हुआ? क्या रात में उसका अंतिम संस्कार करने की बात पूरी दुनिया के पास नहीं गई? एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इसी केस से जुड़ी हुई। हाथरस केस में पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता की गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। पीड़िता का कई बार गला घोटने की कोशिश की गई है, ये खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किया गया है। इस केस में अब तक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा बड़ा खुलासा कि गर्दन पर जिस बात का जिक्र परिवार भी कर रहा था कि बेटी का गला घोटा गया, उसको जख्म दिए गए, इस रिपोर्ट में भी वही खुलासा हुआ है कि गर्दन पर जो चोट के निशान हैं वो पाए गए हैं पीड़िता का कई बार। जी हाँ, ये देखिए, ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इधर एक तरफ, और दूसरी तरफ ये खबर आपके सामने, ये रिपोर्ट बता रही है कि उस बच्ची का, उस बेटी का गला उन दरिंदों ने कई बार घोटा था, कई बार दबाया था, और उसी चोट के निशान इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाए गए हैं। और इस खबर पर सीधे आपको लिए चलते हैं राहुल प्रकाश। राहुल, पोस्टमार्टम आई है, इसमें खुलासा हुआ है जो परिवार कह रहा था कि बेटी का गला घोटा गया था, वो चोट के निशान पाए गए हैं।
देखिए, जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है उसमें ये साफ चीज़ें बताई गई हैं कि क्या क्या हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फोरेंसिक रिपोर्ट उसकी नहीं है। क्योंकि अब तक जो उनका एलिगेशन इस बात का था कि रेप हुआ है, गला दबाया गया, जीभ काटी गई है, तो ये इस बात का सबूत है कि जो प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ें आती हैं, जो तमाम चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं उस बात से वाकिफ रखते हैं। गला दबाया गया है, स्ट्रैंगुलेशन पहले भी बोला गया था, वो हुआ है, लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को अलग अलग मोड़ दिए गए हैं, आप समझिए इस चीज़ को कि 14 तारीख का एक वाकया है, किस तरीके से 14 तारीख को हुआ, 17 तारीख को गिरफ्तारी हुई, एक को छोड़ा गया, फिर 20 तारीख को उसको पकड़ा गया। यानी ये पूरा प्रकरण कुछ दिनों तक चलता रहा। लड़की की तबीयत खराब हुई, अलीगढ़ भेजा गया, अलीगढ़ से फिर सफदरजंग अस्पताल लाया गया, जहाँ उसकी मौत होती है, उसके बाद अस्पताल से यहाँ लाया जाता है। ये कई ऐसी चीज़ें थी जो परिवार को लग रहा था कि तमाम चीज़ें घूम रही हैं इधर से उधर, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। और निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो यही वजह थी कि उनको इस बात का डर था। तो फिलहाल जो अभी की तस्वीर है, अभी जो रिपोर्ट में आया है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बताती हैं कि स्ट्रैंगुलेशन, गला दबाकर, हड्डी तोड़कर, यानी जो मौत हुई है, मारा गया है। अब ये किस तरीके से हुआ है, इसका लौट रही हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, गर्दन पर चोट के निशान पाए गए हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज लगातार जारी।